हेलो दोस्तों। अब आप हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कीजिए बिकॉज़ वहाँ आपके लिए अच्छे नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। आज ही न्यू कोर्स पब्लिश हुआ है। सो देखिए डियर, रिव्यूज़ देना मत भूलिए एंड फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो डियर, आज का जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी भाषा से है। लगाइए ये प्रैक्टिस सेट। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए डियर, क्या होगा। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, तो ऑप्शन देख लीजिए। थोड़ा जूम हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दिए। तो हाँ जी, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा की नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। यह व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो डियर, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 31 का जो सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जो व्याकरण शिक्षण है ये अत्यंत आवश्यक होता है। सो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में ये कथन सही होगा। ओके, अगला है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो ऑप्शन है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, अत्यंत छोटे हो, सरल भाषा से युक्त हो या बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। सो डियर, बच्चों की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसमें कैसे पाठ उसमें रखे जाएं? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? 32 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। सरल भाषा से युक्त हो मीन्स उसमें ईजी लैंग्वेज हो ताकि बच्चे जो हैं उसको ईजिली समझ सकें और बच्चों को भाषा अधिगम में कोई कठिनाई भी ना उनको आए। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे मीन्स साइलेंट रीडिंग को? संवादात्मक कहानी, कविता, एकांकी या निबंध? तो आंसर 33 का सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। निबंध विधा के शिक्षण के समय मौन पाठन को महत्व देना सबसे ज़्यादा उचित है क्योंकि कहानी, कविता, एकांकी ये सस्वर पठन से अधिक समझ में आती है, लाउड रीडिंग से समझ में आती है। लेकिन अगर आप निबंध को पढ़ोगे तो साइलेंट रीडिंग से ये मीन्स इसको हम ईजिली इसको समझ सकते हैं। सो मौन पठन के लिए निबंध बेस्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य जो है एकांकी पाठों का एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय करवाना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास, एकांकी लिखना सिखाना। तो आंसर 34 का जो सही होगा, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख जो उद्देश्य होता है वो विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का उनमें विकास करना होता है क्योंकि एकांकी संवादों व पात्रों पर आधारित होती है, वो संवाद और पात्र पर आधारित होती है और इसका जो मंचन है वो अनिवार्य होना चाहिए। तो 34 का इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा डियर। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता तो बताना है बच्चे को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो 35 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा डियर। ये पॉजिटिव पॉइंट होता है तो इसको थोड़ा याद रख लेना। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है क्योंकि सभी भाषाएं एक दूसरे से अंत संबंधित होती है मीन्स मिली जुली होती हैं, एक दूसरे से उनका कोरिलेशन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए या बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो 36 का जो सही आंसर होगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए कि जब उनको समृद्ध भाषिक प्रवेश उनको उपलब्ध कराया जाता है तो बच्चे अपने प्रवेश से जो भाषा है वो स्वयं अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह? ऑप्शन है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। तो 37 का थर्ड ऑप्शन डियर सही होगा, बच्चों को भाषा अर्जित के लिए परिवेश दे रही है कि जब जब वो समय समय पर वो बातचीत करना उसका ये दर्शाता है कि वह बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए?
ऑप्शन है सर्वमान्य भाषा, मधुरता, प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग या श्रोताओं के अनुकूल भाषा। 38 का मौखिक अभिव्यक्ति के सर्वमान्य जो भाषा है, मधुरता या श्रोताओं के अनुकूल जो भाषा है उसका प्रयोग होना चाहिए, ना कि मीन्स बनावटी बोली का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है थर्ड। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट है भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। तो भाषा का माहौल कैसा होना चाहिए, भाषा की कक्षा का माहौल, तो ऑप्शन जो है जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हुई हो। तो भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चों को अपनी बात कहने के लिए और सुनने के अधिकाधिक उनको अवसर मिले। ठीक है, सो 39 में ऑप्शन जो सही होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण जो है बता रहा है सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का या भाषा अर्जन का। तो डियर ये जो है भाषा केवल अधिगम ही नहीं की जाती, मीन्स उसको अर्जित भी किया जाता है, ये तो आपको पता है। और इसीलिए सुमन द्वारा जो बिना विद्यालय जाए गुजराती वो बोलना और समझ लेती है, तो ये भाषा अर्जन का ये उदाहरण है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है बच्चों के लिखित कार्य के आंकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट्स में, क्विज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। कविता शिक्षण में कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा या कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। 42 का जो आंसर सही होगा वो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, कविता का भावपूर्ण जो पठन है उसकी जो रसानुभूति है उसको आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को श्रुतलेख लिखवाना शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग है, क्योंकि इससे क्या होता है, तो प्राइमरी लेवल पर पूछा है। आप ऑप्शन आप देख लीजिए इसका क्या होगा। 43 का इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसके द्वारा छात्रों का जो श्रवण कौशल है, उनके सुनने का जो कौशल होता है, जैसे सुनकर लिखना होता है श्रुतलेख में, ठीक है, तो श्रवण कौशल और जो लेखन कौशल है उसकी परीक्षा होती है। ठीक है, और इसका जो आंसर सही होगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, जो रिमेडियल जो वर्क होता है कब होना चाहिए, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो उपचारात्मक कार्य जो होना चाहिए वो प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा है, और बच्चे की निदानात्मक जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान कर उसकी समस्या का या उसके साथ ही उसका उपचार किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए सुनते हैं, आप क्या करेंगे। सो 45 का ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। उसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। तो यही क्वेश्चन आंसर सही होगा डियर। उसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए अगर वो गलती करते हैं तो उसका प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है डियर ये गद्यांश है, तो इसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम इसके, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सहेली ने ऑस्ट्रेलिया में किसे गोद लिया। तो मैंने तो गद्यांश पहले ही पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन देख लीजिए। भारतीय बच्चे को, जाकिर साहब के बच्चे को, किसी को गोद नहीं लिया, तीनों कथन गलत है। 46 का जो सही आंसर होगा, इसमें हमने पढ़ा था उसने भारतीय बच्चे को गोद लिया था। ठीक है, जब बच्चे द्वारा गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा गया तो उन्होंने किस भाषा में हस्ताक्षर किए। तो उन्होंने बच्चे द्वारा जब गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा गया तो उन्होंने उर्दू भाषा में हस्ताक्षर किए थे, और ये गांधी जी के सर्वधर्म के प्रति ये आदर भाव को ये दर्शाती हैं। 47 का जो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट। रामलीला में रामचंद्र का तिलक करना किस बात का प्रतीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए। 48 का जो सही होगा वो होगा सभी धर्मों के प्रति आदर। ठीक है, इसमें गद्यांश में बताया गया है कि एक बार रामलीला में जनता ने जाकिर साहब से रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा था, तो इस बात पर जाकिर साहब ने खुशी से तिलक किया था, और ये बात सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना को ये व्यक्त करता है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ऐतराज शब्द का शब्दार्थ है विपत्ति, संपत्ति, संपत्ति, आपत्ति या समारोह। 49 का ऐतराज शब्द ये उर्दू भाषा का शब्द है और जिसका हिंदी में अर्थ है आपत्ति।
ठीक है, आपत्ति जताना, ऐतराज करना। सहेली ऑस्ट्रेलिया में क्या काम करती थी? तो ऑप्शन है हिंदी का प्रचार, छात्रों को पढ़ाना, भारतीयों की शिक्षा के लिए पैसे एकत्रित करना, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती थी। सो 50 का जो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा, भारतीयों की शिक्षा के लिए पैसे एकत्रित करना। ठीक है, तो लेखक की सहेली ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की शिक्षा के लिए पैसे एकत्रित किया करती थी और यह भावना सहेली के भारतीय प्रेम को ये दर्शाती है। अगला है धर्म का विलोम शब्द होगा, ऑपोजिट वर्ड होगा धर्म का, तो पता ही है आपको अधर्म होता है इसका। ठीक है, चलते हैं। जाकिर हुसैन कौन थे? तो डियर ये जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। गोद लेना का जो अर्थ है ये मुहावरा है, जैसे किसी को अपनी संतान बना लेना। ठीक है, लेखिका की सहेली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थी? तो इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से था। थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब डियर एक पद्यांश है रविंद्रनाथ ठाकुर का, तो थोड़ा सा चलो पढ़ लेते हैं। नन्ही सी नदी हमारी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। रविंद्रनाथ टैगोर की है ये। तो ऑप्शन जो है इसका सही होगा। शब्द ढोर डंगर से तात्पर्य है 55 का, तो ढोर डंगर इसका तात्पर्य तो मवेशी से होता है और ग्रामीण लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने डेली लाइफ में ये करते हैं, तो मवेशी इसका आंसर होगा। नन्ही सी नदी के किनारे कैसी हैं? तो अभी हमने पढ़े हैं नन्ही सी नदी के किनारे ऊंचे हैं और पाट ढालू में ढलान युक्त है। ठीक है, 56 का जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन इज राइट। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो इसका जो शीर्षक हो सकता है वो होगा हमारी नदी होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट। शब्द घाम का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो होगा घाम शब्द का अर्थ निवास, दिन और आश्रय न होकर धूप होगा। ठीक है, सो धूप होगा। किचपिच करती मैना से इसका जो तात्पर्य है किचपिच करती मैना का चहकना है, और कभी कहता है कि मैना पूरे दिन पेड़ की दूसरी डाली पर एक चहकती रहती है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। कवि ने कांस की तुलना किससे की है? तो कवि ने कांस की तुलना घाम से की है और घाम शब्द का अर्थ धूप होता है, तो कवि ने कांस को उसी तरह से सफ़ेद बताया है जिस तरह धूप है। ठीक है, तो राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन जो हिंदी पैडागोजी से था, हिंदी शिक्षण शास्त्र से थे। तो वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, एंड यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।